हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम के उद्देश्य या शैक्षिक उद्देश्य के विषय में अध्ययन करेंगे। लेकिन ये किसके अनुसार अध्ययन करेंगे? वे हैं डी.के. व्हीलर के अनुसार। डी.के. व्हीलर के अनुसार आपको पिछले वीडियो में पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, जिसमें विभिन्न 5 स्तरों से जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया गुजरती है, जिसमें उद्देश्य है, अनुभव है, अनुभव से संबंधित विषय वस्तु है, विषय वस्तु से के बाद जो है अनुभव और विषय वस्तु से का संगठित स्वरूप है, फिर उसके बाद मूल्यांकन है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया चलती है, जो डी.के. व्हीलर के अनुसार आपको बताया जा चुका है। आज ये जो डी.के. व्हीलर हैं, इन्हीं के अनुसार हम लोग शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए या पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर हम इनकी बात करें तो यदि आप शब्द को समझते हैं किसी भाषा के, तो काफ़ी समस्या आपकी अनायास ही हल हो जाएंगी। यह पहला इन्होंने बताया कि जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए, पहला होना चाहिए मानवीय अधिकारों का तादात्म्य। मानवीय अधिकार मतलब मानवता के लिए, यानी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ, मनुष्य का मनुष्य के प्रति कर्तव्य, मानवता के लिए जो कर्तव्य है, उसके लिए जो अधिकार चाहिए, वह सभी शैक्षिक उद्देश्यों में विभिन्न विषयों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। अब मानवीय अधिकार क्या है? जैसे मनुष्य के लिए, जैसे पाठ्यक्रम में ऐसी गतिविधियां शामिल किया जाए जिसमें मनुष्य के संग सहयोग, सहानुभूति, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान, एक दूसरे के अच्छे कर्तव्यों का सम्मान, एक दूसरे की रक्षा, सुरक्षा इत्यादि की अगर हम बात करें मानवीय मूल्यों के लिए, जिसमें आत्मसम्मान स्त्री पुरुष दोनों का सुरक्षित हो, ऐसी जो समस्त गतिविधियां हैं जो मनुष्य के लिए जो कर्तव्य बनता है दूसरे के लिए, वे कर्तव्य और अधिकार। अधिकार का अर्थ होता है कि आपके मौलिक चीज़ों की पूर्ति के लिए जो दूसरे से अपेक्षा की जा रही है, उसको नियमबद्ध कर दिया जाए तो अधिकार कहा जाता है। जैसे पुत्र का अधिकार है कि पिता से वह खर्चा प्राप्त करके पढ़ाई करे, यानी पढ़ाई का उसको अधिकार है। यही कारण है कि आज मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य बनता है, वह चाहे घर स्तर पर बनता हो, चाहे समाज स्तर पर, चाहे राष्ट्र स्तर पर, जो भी बनता है, उसका एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति वे समस्त गतिविधियाँ, वे समस्त क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों में शामिल किया जाना चाहिए, सभी विषयों में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और दूसरा इन्होंने कहा लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलित। लोकतांत्रिक आज के समय में लोकतंत्र का शासन है। लोकतंत्र में यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ऊपर शासन करती है। तो जो लोकतंत्र के लिए उपयुक्त, जैसे लोकतंत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चुनने का अधिकार होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन का अधिकार होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र में यानी अच्छी शासन व्यवस्था, अच्छे ढंग से सुशासन स्थापित करने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी विषय वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अच्छा लोकतंत्र के निर्माण के लिए शिक्षा चाहिए, अच्छा लोकतंत्र के निर्माण के लिए सबका ध्यान रखा जाना चाहिए, सबके क्रियाकलाप का ध्यान रखा जाना चाहिए, सबके लिए समान नियम, समान व्यवहार होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहिए, इत्यादि जो हमारे स्वस्थ लोकतंत्र या स्वस्थ शासन व्यवस्था के निर्माण के लिए जो भी गतिविधियां जरूरी हैं, ये सभी जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत, सभी विषयों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया, डी.के. व्हीलर ने, तीसरा जो पहलू है सामाजिक दृष्टि से सार्थक। समाज क्या है? जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज मिलता है। मनुष्य ही एक ऐसा है कि मनुष्यों के बीच तो संबंध होता ही, मनुष्य का प्रकृति से भी संबंध होता है, अन्य जीव जंतुओं से भी संबंध होता है, खाद्यान्नों से संबंध होता है। एक प्रकार से ये कहा जाए तो मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक, अप्राकृतिक जो भी गतिविधियां हैं उससे उसका संबंध जुड़ा होता है। तो जो सामाजिक दृष्टिकोण से, यानी जो संबंधों की मर्यादा को, जो संबंधों की गरिमा को बचाने संबंधी जितनी भी क्रियाकलाप, गतिविधि, व्यवहार हैं, कर्तव्य हैं, उसको भी ध्यान में रख करके
पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि संबंधात्मक संबंध जो है उत्तरोत्तर अच्छी अवस्था को प्राप्त हो। जैसे मनुष्य और जीव जंतु, अगर मनुष्य और जानवरों का संबंध बिगड़ता है, मनुष्य और जानवरों के बीच में असंतुलन होता है, तो एक दिन मनुष्य को ही समस्या होगी, क्योंकि प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो मनुष्य को उपहार में ही मिलती है। यदि वह उपहार का अपमान करेगा, जैसे वनस्पतियों का अपमान किया, आज पर्यावरण प्रदूषण झेल रहा है। साइंस का उसने दुरुपयोग किया, आज विभिन्न प्रकार की रासायनिक चीज़ों का उपभोग करने का से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो भी संबंध हैं उसके जीवन में, माता पिता, गुरु, भाई, देश से, समाज से, जीव जंतुओं से, वनस्पतियों से, पर्यावरण से इत्यादि, जो विभिन्न प्रकार के उसके जो संबंध हैं, उस संबंध के लिए उपयोगी जो शिक्षा हो, जो अच्छी उस संबंधात्मक गतिविधियों को अच्छा बनाने वाली जो चीज़ें हैं, जो जानकारियां हैं, जो व्यवहार हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सभी विषयों में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें कि आपका और आपके बीच पढ़ाई का संबंध ऐसा होना चाहिए कि आपका जो है पढ़ाई आपके जीवन में विकास के काम आए, तो जितना ही आपका पढ़ाई की और आपके बीच में संबंध अच्छा होगा, उतना ही हमारा शैक्षिक उद्देश्य सफल होगा। इसी तरह से हर चीज़ों में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन इत्यादि सभी रिश्तों के अनुसार भी आप देख सकते हैं, जिसमें नैतिक मूल्य, आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज और उस समाज की जो है एक पर्व, सामूहिक पर्व, आत्म भावना इत्यादि जो भी अच्छी अच्छी सामाजिक गतिविधियां या क्रियाकलाप है या मूल्य आदर्श है, उसके अनुरूप होना चाहिए पाठ्यक्रम का उद्देश्य, ताकि व्यक्ति जो है स्वभाव से सामाजिक प्राणी हो सके और उसमें एक समरसता सबके प्रति हो। उस समरसता रूपी भावना संबंधों से अगर वो जुड़ा रहेगा तो उसका जो है उत्तरोत्तर विकास समाज से भी सहयोग मिलते हुए होता रहेगा। तो ऐसी गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, डी.के. व्हीलर ने बताया। आगे डी.के. व्हीलर ने बताया व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्रवृत्ति, यानी व्यक्तिगत रूप से आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा करने संबंधी गतिविधियों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया। व्यक्ति का मतलब जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, सेक्स और जो है और अपने जीवन में धन की आवश्यकता, रोजगार की आवश्यकता, कृषि की आवश्यकता, अन्न की आवश्यकता, खाद्यान्न की आवश्यकता। एक प्रकार से हम कह सकते हैं व्यक्ति का आवश्यकता, जिसमें व्यक्तित्व का विकास निहित हो, उसका व्यक्तिगत रूप से जो भी चीज़ें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पेयजल इत्यादि। कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से जितनी आवश्यकता उसको होती है, जिसके आधार पर वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, इन सभी चीज़ों का भी प्रबंधन करने वाली गतिविधियां, जानकारियां, ये सब भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वह व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि प्राप्त करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। बस इसके शब्द में ही आप समझ जाएंगे तो आप आराम से लिख लेंगे। हमारा लेक्चर देने का यही मतलब है कि आप उस व्याख्यान को समझिए और जो सुन रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं तुरंत अंडरलाइन कीजिए कि इसमें बताया क्या गया है, तुरंत नोट कर लीजिए, तब तो आप सफल हो जाएंगे। नहीं तो बार बार आपको कई बार सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति का आवश्यकताएँ, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेक्स, रोटी, कपड़ा, मकान, इस प्रकार से जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है, उन सभी बातों को, उन सभी जानकारियों को, उन सभी क्रियाकलापों को, उन सभी परिस्थितियों से संबंधित जानकारियों को उद्देश्य के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अंतर्गत या शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। अगला है संतुलन। संतुलन का तात्पर्य है इन चारों में संतुलन होना चाहिए। मानवीय अधिकार यानी मानवता के दृष्टिकोण से जो भी क्रियाकलाप, व्यवहार, ज्ञान, मूल्य, आदर्श जो कुछ में वो, लोकतांत्रिक दृष्टि यानी स्वस्थ शासन व्यवस्था के लिए, सामाजिक संबंधों के आधार पर जो गतिविधियां हैं वो, और व्यक्तिगत रूप से जो कुछ आवश्यकता है वो, उन सभी चारों में क्या होना, इस प्रकार से संतुलन होना चाहिए। जब संतुलित होगा तभी व्यक्ति एक पूर्ण मानव बन सकेगा। इसके संग संग संतुलन की अगर हम बात करें तो व्यक्ति से और समाज के बीच में संतुलन होना चाहिए। व्यक्ति का प्रकृति के साथ संतुलन होना चाहिए, व्यक्ति का शासन के साथ संतुलन होना चाहिए, व्यक्ति का परिवार के संग, संस्थाओं के संग उसका संतुलित व्यवहार होना चाहिए। इन सभी बातों को भी हम लोग क्या करते हैं, डी.के. व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।
यानी इसमें सब चारों में तो संतुलन होना चाहिए, न्यूनाधिक नहीं कि कोई ज़्यादा कोई कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको समान मात्रा। जैसे हमारे शरीर के पोषक तत्व हैं, अगर वो संतुलन में हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं। अगर कोई भी पोषक तत्व अधिक हो जाए या कम हो जाए तो अब बीमार पड़ जाएंगे या कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। वैसे ही इन चारों में एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित गतिविधि के अनुसार सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के प्रत्येक स्तर पर समान रूप से पालन किया जाना चाहिए। और साथ में व्यक्ति का प्रकृति के संग, व्यक्ति का समाज के संग, व्यक्ति का संस्थाओं के संग, व्यक्ति का देश के संग, इन सब गतिविधियों में भी उसके अधिकार और कर्तव्यों में या उसकी भूमिका और उसकी आवश्यकताओं में उचित संतुलन होना चाहिए। इन सब बातों को शामिल करते हुए डी के व्हीलर ने शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण किया, या यूँ कह सकते हैं डी के व्हीलर ने पाठ्यक्रम के निर्माण के संदर्भ में अपने उद्देश्य का प्रतिपादन किया। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो लक्ष्य और उद्देश्य दोनों हैं इसमें। उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, कई छोटे छोटे लक्ष्य मिलते हैं तो एक व्यापक उद्देश्य बनता है। वो सब दोनों में अंतर वो सब समझाया जा चुका है। यहाँ पर देखें तो ये व्यक्ति, ये लक्ष्य है आपका यहाँ, और ये भी लक्ष्य है, ये लक्ष्य से संबंधित है, और ये तो उद्देश्य से संबंधित है। तो उद्देश्य व्यापक होता है, लक्ष्य छोटा होता है। लक्ष्य व्यक्तिगत रूप से होता है, इसलिए इसको हम लक्ष्य के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं इसको। यानी कहने का मतलब जो शैक्षिक उद्देश्य का लक्ष्य और उद्देश्य जो पिछला बताया गया था वही सब चीज़ें इसमें है, थोड़ा सा इसका मौलिक स्वरूप दूसरा है, इसका जो प्रस्तुत करने का ढंग दूसरा है। ऐसा नहीं कि लक्ष्य उद्देश्य से अलग होता है, नहीं, उद्देश्य के अंतर्गत ही लक्ष्य होते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।